नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जो थर्ड टाइम भारत के पीएम बनते हैं। कुछ लोगों के हिसाब से बेस्ट पीएम है। मोदी जी की सत्यता है, इससे सुंदर, इससे अच्छे और प्रधानमंत्री कोई हो ही नहीं सकता। तो कुछ लोग इनको वर्स्ट पीएम भी मानते हैं। 3 कार्यकाल में हमको एक चीज से सबसे ज्यादा शिकायत है। कुछ लोगों के हिसाब से भगवान है, वो भगवान है हमारे। तो कुछ लोग इनका मजाक ही बनाते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कन्विंस हो चुके हैं कि उन्हें परमात्मा ने भेजा है। कहीं ये कहते हैं कि ये चाय वाले हैं। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। तो कहीं 1990s की पेरिस के अंदर इनकी इमेज वायरल हो जाती है। ये हैं कौन, इनकी रियलिटी क्या है, आज आइए वही जानते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत 17 सितंबर 1950 को होती है, जब दामोदर दास मूलचंद मोदी और इनकी वाइफ हीराबेन मोदी को एक लड़का होता है जिसका नाम रखा जाता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब देखिए, जब ये छोटे थे तो इनके पापा जो थे रेलवे स्टेशन में चाय बेचा करते थे और इनकी कैंटीन थी एक रेलवे स्टेशन के अंदर। इनका घर भी आप देखोगे इस पर्टिकुलर टाइम में तो ठीक ठाक बना था, मतलब ये मिडिल क्लास ठीक ठाक फैमिली से थे। ऐसा नहीं था कि ये गरीब थे। मतलब नरेंद्र मोदी जो थे अच्छी फैमिली से थे, गरीब परिवार से नहीं थे, लेकिन अभी अपने आप को गरीब दिखाते हैं। वेल, आज आप देखोगे तो ये भी कहते हैं कि इन्होंने बचपन में चाय बेची, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इनके पापा की दुकान थी और ये कभी कभी वहाँ हेल्प करा दिया करते थे। मतलब इनके पापा ने चाय बेची है, ना कि नरेंद्र मोदी ने। इसीलिए कहा जाए तो चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए, चाय बेचने वाला नहीं कहना चाहिए। अब ये गुजरात में वडनगर से थे, तो वडनगर रेलवे स्टेशन में इनके पापा की कैंटीन थी और यहाँ पे ये चाय बेचा करते थे। अब नरेंद्र मोदी के जो बाकी भाई बहन है बताते कि नरेंद्र मोदी और उनकी भी एक एक करके ड्यूटी आती थी और वो हफ्ते में 1 आध दिन के लिए चले आते थे। मतलब नरेंद्र मोदी हेल्प कराने के लिए कभी कभी बस वहाँ चले आते थे। सब भाइयों ने चाय बेची है, मेरे पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची। एक्चुअली में तो ये पढ़ाई करते थे वडनगर के अंदर बीएन हाई स्कूल है, यहाँ पे अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करते हैं। 1967 के अराउंड इनकी पूरी स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है और जैसे इनकी स्कूलिंग कंप्लीट होती है तो इसके बाद ये दिल्ली चले आते हैं 1968 में। दिल्ली में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी से बीए करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। बाद में एमए भी करते हैं और इसके लिए गुजरात यूनिवर्सिटी आ जाते हैं, यहाँ से ये पढ़ाई करते हैं। मिला जुलाकर इनकी जो फैमिली थी काफी बढ़िया थी, पैसे वगैरह ठीक ठाक आ रहे थे, इसलिए काफी आसानी से पढ़ाई करते हैं। उस समय एमए कर रखे थे, जबकि उस समय कोई पढ़ाई नहीं कर पाता था। अब देखिए, पढ़ाई के बारे में कहीं इसीलिए नहीं बताते क्योंकि इनकी जो पूरी इमेज है वो ऐसी बनी हुई है कि एक पीएम जो है ये चाय बेचा करते थे और आज ये प्रधानमंत्री बन गए हैं। लोग इनको बहुत फेथ दिखाते हैं कि चाय बेच के प्रधानमंत्री बने और बहुत सारे लोग इसलिए इनको वोट भी डालते हैं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो, कि लोगों में ऐसा परसेप्शन फैले, इसलिए वो कभी अपनी पढ़ाई की बात कहीं भी नहीं करते, बल्कि यही कहते हैं कि मैं चाय बेचता था। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। अब देखिए, पढ़ाई जब कर रहे थे, पढ़ाई करने के साथ साथ 8 साल की उम्र में इन्होंने आरएसएस भी ज्वाइन कर लिया था। बाद में जब ये बड़े हो गए तो 1971 में इन्होंने आरएसएस को फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। अब ये आरएसएस भी ज्वाइन कर चुके थे। साथ में इन्होंने जो पूरी पढ़ाई की थी, चाहे वो बीए हो चाहे वो एमए हो, वो पॉलिटिकल साइंस में की थी। मतलब ये पॉलिटिक्स में बचपन से ही घुसते जा रहे थे। कमाल बात तो है कि जब ये स्कूलिंग कर रहे थे, कॉलेज कर रहे थे, तभी 13 साल की उम्र में इनकी शादी भी सेट हो गई थी एंड 17 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है यशोदाबेन से। तो देखिए, 1975 तक इनकी पढ़ाई भी पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, इनकी शादी भी हो चुकी थी, इन्होंने आरएसएस भी पूरे तरीके से ज्वाइन कर लिया था। सब कुछ सही जा रहा था। इन्होंने पूरा एमए कर रखा था पॉलिटिकल साइंस से, जो उस समय बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ये सब कुछ करके पॉलिटिक्स में आना चाहते थे और सब कुछ करके जब ये पॉलिटिक्स में आने का ट्राई करते हैं 1975 के अराउंड, यहाँ पे क्या होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम में इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। अब देखिए, जैसे इमरजेंसी डिक्लेयर होती है सारी संस्थानों को बंद कर दिया जाता है, जैसे कि आरएसएस को भी बंद कर दिया जाता है टोटल तरीके से। वेल, इस समय मोदी जी का काम खत्म हो जाता है क्योंकि आरएसएस के मेंबर बने थे, उसी के थ्रू ये पॉलिटिक्स में जाते, लेकिन वो ही बंद हो गया तो अभी आगे कैसे बढ़ते। पर इन्होंने उस चीज को बंद नहीं किया। जब आरएसएस पूरा बंद था तो ये और ज्यादा भाषण देते हैं, इमरजेंसी के खिलाफ बोलते हैं। ये गुजरात के अंदर अलग अलग जगह पे स्पीचेस देते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से इमरजेंसी है, जो इंदिरा गांधी है, डिक्टेटर है, ये गलत इमरजेंसी लगा चुकी है। इन्होंने यही सब चीजें बताई और बाद में आरएसएस भी कंटिन्यू रखते हैं गुजरात के अंदर लगातार। अब जब ये ऐसा करते हैं, आरएसएस के लिए इतना बोलते हैं, तो यहाँ पे आरएसएस के जो टॉप लीडर थे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इन्होंने देखा कि नरेंद्र मोदी जो है डरते नहीं है, इसलिए इन्होंने नरेंद्र मोदी को आरएसएस का रीजनल हेड बना दिया 1978 में।
रीजनल हेड का मतलब था कि आरएसएस के जो भी इवेंट होंगे ये ऑर्गेनाइज कराएंगे। सूरत के अंदर, वडोदरा के अंदर इनको बनाया गया था रीजनल हेड। दोनों जगह ये पूरे इवेंट ऑर्गेनाइज कराने लग गए थे आरएसएस की। तो मिला जुला कर इमरजेंसी के बाद नरेंद्र मोदी नीचे नहीं गए बल्कि ऊपर जाने लगते हैं। आरएसएस में भी इनकी पदवी ऊपर जाती है, साथ में एज अ पर्सन भी ये ऊपर जाते हैं, लोग इनको जानने लग जाते हैं। बाद में 1985 में आरएसएस इनको प्रमोट करता है और इन्हें बीजेपी में भेज दिया जाता है और 1987 में बीजेपी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बन जाते हैं। तो इस तरीके से पहले आरएसएस में आते हैं। इमरजेंसी के टाइम ये काफी ज्यादा भाषण देते हैं, इसके बाद आरएसएस में एक पदवी मिलती है और इसके बाद ये बीजेपी में एंटर कर गए। अब देखिए इसी सेम टाइम में 1990s के टाइम में एल.के. आडवाणी जो थे, जिनको हम लाल कृष्ण आडवाणी भी कहते हैं, ये क्या करते हैं कि ये एक रथ यात्रा ऑर्गेनाइज कराते हैं। ये सोमनाथ से लेकर यहाँ अयोध्या तक जाने वाली थी। ये रथ यात्रा जो है ये 35 दिन की होने वाली थी और ये राम मंदिर के सपोर्ट में थी, ताकि आप राम मंदिर बनाओ, क्योंकि उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो इन लोग कह रहे थे कि राम मंदिर बनाओ यहाँ पे। अब एल.के. आडवाणी जी रथ यात्रा जब करने जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि भाई इसको ऑर्गेनाइज कराना पड़ेगा, कि ये कहाँ से जाएगी, कैसे जाएगी, क्या सब होगा। तो ऑर्गेनाइजिंग के लिए इन्होंने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को कॉल किया। नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि आपको ऑर्गेनाइज करानी है पूरी रथ यात्रा 35 दिन की। और मोदी जी अभी लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मिलने लग गए। इसके बाद ये रथ यात्रा ऑर्गेनाइज कराते हैं। कमाल बात है 1990s के टाइम में ये जो पूरी रथ यात्रा हुई थी, इसमें आपको मोदी जी दिख जाएंगे, साइड में खड़े हुए हैं एल.के. आडवाणी के। अब जब ये इतना कुछ करते हैं तो गुजरात के अंदर बीजेपी में इनको ऊपर भेजा जाने लगता है और बीजेपी की ये हेड टाइप के बन जाते हैं। लगातार भाषण देते हैं, बीजेपी की तरफ से बोलते हैं। इस पर्टिकुलर टाइम तक बीजेपी जो थी आज तक गुजरात में इलेक्शन जीती ही नहीं थी। इससे पहले कांग्रेस आती जा रही थी और 1990s के बाद यहाँ जेडी की गवर्नमेंट आ गई थी, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे जो है बीजेपी कभी नहीं जीत पा रही थी। बट 1995 का जब ईयर आता है तो यहाँ पे इलेक्शन होने होते हैं और मोदी जी बहुत भाषण देते हैं बीजेपी की तरफ से। मोदी जी स्टेज में आते हैं, स्पीचेस देते हैं और ये यही बोलते हैं कि भाई इनको उखाड़ के फेंकना होगा, बीजेपी की गवर्नमेंट लानी होगी, तभी देश में तरक्की हो पाएगी। और कमाल बात ये थी कि 1995 का जो इलेक्शन होता है यहाँ पे बीजेपी को 121 सीट मिलती है। अब यदि आप गुजरात में देखोगे तो यहाँ पे 182 सीट है विधानसभा के अंदर। यहाँ पे बीजेपी को 121 सीट मिल जाती है। इसका मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट एक तरफा जीतती है 1995 का इलेक्शन। हालांकि अभी जो सीएम थे केशुभाई पटेल बनते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कमाल कर दिया था। इन्होंने लगातार स्पीचेस दी थी जिसके चलते इलेक्शन ही पलट गया था। नरेंद्र मोदी की बहुत इमेज बन गई थी गुजरात के अंदर, भले ही सीएम केशुभाई पटेल को बनाया गया हो। कमाल तो जब होता है जब 1998 में अगेन इलेक्शन होते हैं और एक बार फिर से बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाती है, 117 सीट मिलती है और मेन फेस बन जाते हैं नरेंद्र मोदी। एक बार फिर से केशुभाई पटेल यहाँ के सीएम बनते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अभी मेन फेस बन चुके थे। अब जब नरेंद्र मोदी 2 बार बीजेपी को जिताते हैं गुजरात के अंदर, तो 1998 के अंदर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र मोदी को बना दिया जाता है। होता क्या है कि 2001 का समय आता है, केशुभाई पटेल इस समय सीएम थे, लेकिन इनकी तबीयत खराब होने लग जाती है, तो ये कहते हैं कि मैं सीएम पद अब छोड़ रहा हूँ। तो 2001 के अंदर ही बीच गवर्नमेंट में केशुभाई पटेल सीएम से हट जाते हैं और नरेंद्र मोदी बन जाते हैं सीएम ऑफ गुजरात। अब देखिए 2001 के अंदर ही नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन चुके थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि 2002 में क्या क्या होने वाला और इनकी इमेज एक अलग ही निकल कर आएगी। तो देखिए होता क्या है, 2002 का समय चल रहा था, फरवरी का महीना आता है और अभी नरेंद्र मोदी को सीएम बने सिर्फ 1 साल हुए थे, कोई एक्सपीरियंस इनको ज्यादा नहीं था। 22 फरवरी 2002 कर सेवक, मतलब कि जिनको हम राम भक्त भी कहते हैं, ये अहमदाबाद से अयोध्या जाते हैं। 27 फेब को इनको रिटर्न आना था। अब ये अयोध्या जाते हैं, वहां पे पूजा वगैरह थी इनकी, वो करते हैं और 27 फेब के दिन ये रिटर्न आते हैं साबरमती एक्सप्रेस से। ये अयोध्या से अहमदाबाद रिटर्न आते हैं, यहीं से गए थे, पूरी ट्रेन भर के गई थी, 2000 लोगों को लेके गई थी, वही रिटर्न आ रहे थे। होता क्या है कि साबरमती एक्सप्रेस जब आ रही होती है लौट के, तो ये लेट हो जाती है और लेट होने के कारण ये जब गोधरा पहुंचती है तो ये जल्दी छूट जाती है वहां से, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गई थी। और गोधरा से अब अहमदाबाद की दूरी 120 किलोमीटर बची थी। ये सारे कर सेवक अपने घर पहुंचने वाले थे अहमदाबाद, बट गोधरा से ट्रेन जैसे ही छूटती है लगातार चेन पुलिंग होने लग जाती है और चेन पुलिंग के चलते ट्रेन जो है बीच में ही रुक जाती है। तो गोधरा से थोड़ी आगे ट्रेन एकदम से रुक जाती है और बाहर से बहुत सारे लोग आके S5 S6 में पत्थरबाजी करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद S5 और S6 जहाँ पे पत्थरबाजी हो रही थी, यहाँ के जो कर सेवक थे गेट वगैरह खिड़की वगैरह बंद कर लेते हैं और बाद में इन दोनों डिब्बों में आग लग जाती है। यही आग लगी ट्रेन को अहमदाबाद ले जाया जाता है और बाद में 59 लाशें निकलती हैं इन 2 डिब्बों के अंदर से। अब ये सब न्यूज में अभी तक नहीं आया था तो लोगों को कुछ पता नहीं था, लेकिन अहमदाबाद जब ट्रेन पहुंचती है तो अहमदाबाद के अंदर ये सारी की सारी 59 लाश को 16 हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। और जब इनको ले जाया जाता है तो ये सारी की सारी चीज लाइव टेलीकास्ट होती है। जैसे ही लाइव टेलीकास्ट होती है, सारा का सारा हिंदू भड़क जाता है। जो भी गुजरात में थे, जितने भी ये दल थे, चाहे वो RSS के हों, बजरंग दल हो
ये सारे के सारे 16 हॉस्पिटल के नीचे पहुंच जाते हैं क्योंकि इसमें सारे हिंदू ही थे इस ट्रेन के अंदर। और जितनी भी लाश थी हिंदू की थी, कर से भक्त थे, राम भक्त थे, इनको जला दिया गया था या फिर क्या हुआ था किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बट किसी को कुछ समझ में आता उससे पहले एक ग्रुप जो है बजरंग दल, आरएसएस, ये सारे आ जाते हैं और जो भी मुस्लिम दिखता है उनसे मारपीट स्टार्ट कर देते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं, दंगे होने लग जाते हैं। 27 फेब को जब ये होता है तो ऐसे दंगे होते हैं रात को कि किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आज ये पूरा शमशान बनने वाला है गुजरात ही। पहले दंगे अहमदाबाद में थे, फिर गांधीनगर, मतलब ये पूरे गुजरात में फैल जाते हैं और कुछ ही घंटों के अंदर 1044 मौतें हो जाती हैं। ये जो डेथ का डेटा है ये मैं ऑफिशियल बता रहा हूँ, अनऑफिशियल 2000 से ज्यादा लोग मरे हैं ऐसा माना जाता है। बाद में ये तक पता लगता है कि एक बेकरी शॉप जहाँ पे 8 मुस्लिम और 3 हिंदू काम करते थे, यहाँ पे पुलिस आती है, आग लगा देती है और 11 के 11 ये जल जाते हैं और जलकर इनकी मौत हो जाती है। हालत इस समय इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि नॉर्मल हिंदू मुस्लिम तो छोड़िए, इस समय गुजरात के अंदर जो एमपीज थे मुस्लिम उनको तक जला दिया गया था और उनकी भी जल के मौत हो गई थी। तो मिला जुलाकर गुजरात में 2002 में फरवरी के एंडिंग में बिल्कुल हिंदू मुस्लिम वॉर छिड़ जाती है। अब इस समय गवर्नमेंट में सवाल उठाए जाते हैं कि भाई मोदी जी सेंटर में थे, क्या कर रहे थे। मतलब पुलिस जाके अगर जला आती है किसी दुकान को, पुलिस को लगता है कि यहाँ पे 11 के 11 मुस्लिम है जहाँ पे 3 हिंदू भी थे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर दे रही है कि आप जाके मुस्लिमों को मारो। ये कैसे हो सकता है? मोदी गवर्नमेंट में बहुत सवाल उठते हैं। अब नरेंद्र मोदी सिर्फ 1 साल पहले ही सीएम बने थे, इन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, इसके बाद भी ये बहुत कड़े कड़े डिसीजन लेते हैं, कहते हैं हमारा कोई इसमें रोल ही नहीं है। नरेंद्र मोदी का कहना था कि ये खुद ही स्पाइक आया था, पहले मुस्लिमों ने पत्थर मारे, उसके बाद हिंदुओं ने उनके ऊपर हमला बोल दिया और यही सब चीजें हुई। बीजेपी ने यही बोला कि ये सारी की सारी चीजें एक्शन का रिएक्शन थी, हम इसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे थे, हमारा कोई भी रोल नहीं था। अब देखिए जो गवर्नमेंट है, जो मोदी जी है, ये तो यही कह रहे थे कि एक्शन का रिएक्शन था, लेकिन लोगों को सब दिख रहा था। लोगों के हिसाब से यही था कि भाई पुलिस जो थी कंट्रोल कर सकती थी, पुलिस ने इसलिए कंट्रोल नहीं किया क्योंकि गवर्नमेंट ने पुलिस को यही बोला कि मत करो कंट्रोल। एंड बाद में यहाँ पे जो डेथ हुई थी इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मुस्लिम ही मारे गए थे, एक्चुअली में यहाँ पे हिंदुओं ने ही मुस्लिम को मारा था। ऐसे में लोगों को यही लग रहा था कि यार हिंदू मुस्लिम में मुस्लिम भले मर गए, लेकिन ये तो गलत है। अगर गवर्नमेंट पुलिस से कह रही कि आप मत रोको दंगे, मतलब ये क्या हो रहा है? ऐसे में मोदी जी की, गवर्नमेंट की, बीजेपी की पूरी इमेज खराब होने लग जाती है। लेकिन इसके बाद बीजेपी जो करती है वो बहुत सही चीज करती है। इस समय क्या था कि बीजेपी गुजरात के अंदर भी जीत चुकी थी, सेंट्रल में भी इनकी गवर्नमेंट थी, तो एक कमेटी बैठालते हैं। ये कमेटी को पता लगाना था कि एक्चुअली में उस दिन क्या हुआ था, और ये कमेटी जब इन्वेस्टिगेट करती है तो एक कमेटी क्या निकालती है कि उस समय मुस्लिम जो है ये पत्थरबाजी कर रहे थे, इन्होंने ही चैन पुलिंग की, इसके बाद ये पत्थरबाजी कर रहे थे S5 S6 में, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कर सेवक थे। बाद में मुस्लिम नहीं, दोनों डिब्बों में आग लगा दी, इसलिए जो है हिंदू भड़क गए और ये दंगे पूरे हो गए थे। यही करके साबरमती रिपोर्ट अभी मूवी आई थी, वो आई थी जो पूरा फेवर कर रही थी बीजेपी को, जो पूरी ही गलत थी। अब उस समय लोग इसको सच मान लेते हैं कि ये सही पे रिपोर्ट होगी, गवर्नमेंट का इसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन लोगों के दिमाग में एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि नरेंद्र मोदी जो है ये हिंदू के नेता है, ना कि ये मुस्लिम्स के नेता हैं। यहां से एक ऐसी इमेज निकल के आई थी जिससे आज तक लोगों को लगता है कि बीजेपी जो है ये हिंदुओं की गवर्नमेंट है, ना कि मुस्लिमों को, क्योंकि इस दंगे में मुस्लिम ज्यादा मारे गए थे, हिंदू कम मारे गए थे। और एक्चुअली में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इसमें लग रहा था, जबकि इन्होंने पीछे हाथ खींच लिए थे कि हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो लोग मान लिए थे कि बीजेपी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन एक चीज क्लियर हो गई थी कि नरेंद्र मोदी जो है ये हिंदू लीडर है। और बाद में 2002 के इलेक्शन में सब देखना चाहते थे कि होता क्या है, लेकिन यहाँ पे नरेंद्र मोदी को सपोर्ट मिलता है, इनको 127 सीट मिलती है। एक बार फिर से बीजेपी जीतती है और इस बार नरेंद्र मोदी 5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं गुजरात के। अब देखिए सीएम तो अगेन गुजरात के बन गए थे, लेकिन 2004 के अंदर जो बीजेपी की सेंट्रल में गवर्नमेंट थी ये गिर जाती है और कांग्रेस यहाँ पे जीत के आ जाती है। अब कांग्रेस जब जीत के आती है तो कांग्रेस सबसे पहले इसी मुद्दे के लिए, जो ये हुआ था गोधरा के अंदर, इसी के लिए कमेटी बैठालती है। ये कमेटी जब इन्वेस्टिगेट करती है तो ये निकालते हैं कि भाई यहाँ पे मुस्लिम ने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे पूरी गवर्नमेंट जिम्मेदार है, इन्होंने ही दंगे कराए जानबूझ के ताकि मुस्लिम मारे, सबको लगे कि हिंदू लीडर है, इनको ज्यादा वोट मिले। अब ये जो रिसर्च थी तो और ज्यादा बायस थी, क्योंकि ऐसा क्यों होगा, जानबूझ के गवर्नमेंट थोड़ी ना दंगे करवा देगा। मतलब कि जो दोनों रिपोर्ट थी, एक जो बीजेपी की थी, बीजेपी को सपोर्ट कर रही थी कि ये एक्शन का रिएक्शन था, हिंदू मुस्लिम खुद लड़ने लग गए। दूसरी जो रिपोर्ट बनाई थी कांग्रेस वालों ने, इनका कहना था कि पूरी दोषी गवर्नमेंट है, इन लोग भी पूरा सपोर्ट कांग्रेस को कर रहे थे। तो मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि उस समय जो दंगे हुए, जो गोधरा कांड हुआ था, आज तक वो किसी को पता ही नहीं लगा एक्चुअली में किसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट थी, किसने क्या किया। बीजेपी के बहुत सारे जो नेता थे वो तो कह रहे थे कोर्ट में जाके कि बीजेपी के आदेश आए थे कि मुस्लिमों को मारो जाके, इसलिए दुकानों में आग लगाई गई थी जो मुस्लिम्स की थी। बट ये चीज भी वो कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाए और उनको ये उम्र कैद हो गई थी। तो यहाँ पे किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि एक्चुअली में हुआ क्या था, उस समय किसकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो देखिए उस समय के बाद मोदी जी की इमेज निकल के आ गई थी कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो हिंदू लीडर है। लेकिन इसके बाद भी वो जीत तो रहे थे इलेक्शन, क्योंकि हिंदू लोग उनको बहुत पसंद कर रहे थे। और बाद में जब वो जीत के आते हैं तो इस बार वो काम करते हैं, गुजरात के अंदर काफी सारी योजनाएं नरेंद्र मोदी लॉन्च करते हैं।
इन्होंने गुजरात में ज्योति ग्राम योजना लॉन्च की, जिसके अंदर गुजरात के जो छोटे छोटे गांव थे यहाँ 24 घंटे बिजली मिलनी शुरू हो गई। साथ में इन्होंने इकोनॉमी ड्राइव करने को बहुत सारी कंपनी जो थी गुजरात में एस्टेब्लिश कराई। साथ में किसानों के लिए भी काफी सारी पॉलिसी लॉन्च करते हैं। 2002 से लेकर 2007 तक जब इनकी गवर्नमेंट थी लगातार काम करते हैं। 2007 में अगेन इजली इलेक्शन जीत जाते हैं और एक बार फिर से सीएम बन जाते हैं गुजरात के। मित्रों, मैं आपका बहुत आभारी हूं। कल मैं बहुत विस्तार से आपके सामने रखूंगा। कमाल तो जब होता है जब ये 2012 में भी गुजरात का इलेक्शन फिर जीतते हैं और तीसरी बार ये गुजरात के सीएम बन जाते हैं। अब देखिए, तीसरी बार खुद से सीएम बन चुके थे। इससे पहले केशु भाई कभी 1 साल सीएम थे, मतलब कि अभी तक ये 11 साल सीएम रह चुके थे। मोटा मोटा नरेंद्र मोदी अब चौथी बार गुजरात के सीएम बन चुके थे। ऐसे में सबको लगने लगा कि ये पीएम भी बन सकते हैं और इसलिए 2014 का जब सेंट्रल इलेक्शन आया तो यहाँ पे बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को ही मेन फेस बनाया पूरे इलेक्शन कैंपेन का। नरेंद्र मोदी ने अपने टाइम में गुजरात को बहुत हाइप दी थी। गुजरात को स्वच्छ बना चुके थे, काफी योजनाएं लाए थे, लगातार ये जीत रहे थे, तो सबको लगा कि सेंट्रल में भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं और इसलिए बीजेपी वालों ने मेन फेस बनाया नरेंद्र मोदी को और कैंपेन चलाए। क्या कैंपेन चलाए? हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अब की बार मोदी सरकार। अब एक तरफ कांग्रेस थी जिसका मेन फेस कोई भी नहीं था, उनके तो जो पीएम भी थे वो भी एक्सीडेंटल थे। जो मनमोहन सिंह थे वो भी अभी मेन फेस नहीं थे, वो एक्सीडेंटल पीएम बने थे। एक तरफ बीजेपी थी जिनका क्लियर था कि इलेक्शन अगर बीजेपी जीतेगी तो नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे और सारी जो भी इच्छाएं हैं लोगों की, जो भी लोगों से वादे कर रहे हैं सारे पूरे करेंगे। मतलब एक पर्सन फ्रेम में है जो वादे भी कर रहा है और पूरे भी करेगा। लोगों को ये सही लगता है कि यार इसको ही वोट दिया जाए क्योंकि ये जेन्युइन लग रहा है। साथ में बीजेपी कैंपेन तो चलाती है और मोदी जी स्पीचेस भी देते हैं इस पर्टिकुलर टाइम में हर जगह जाके। ये हर जगह जाके बस यही कहते हैं मैं चाय वाला हूँ और चाय वाले से मैं सीएम बना हूँ, अभी पीएम भी बनूंगा, आप लोग सपोर्ट करोगे तो। ये भी कहते हैं कि जो सामने वाली पार्टी है वहां तो शहजादे बैठे हुए हैं, उनका तो परिवार जीतता आ रहा है। अब देखिए, जब ये ऐसा कुछ करते हैं तो 2014 के अंदर पूरा का पूरा इलेक्शन जो है चाय वाला वैसे शहजादा हो जाता है। शहजादे, सरकार आपकी है, देश पर हुकूमत आपकी है, आपकी पार्टी की है। ये इलेक्शन एक तरफा ही हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम चाय वाले को वोट दें या फिर शहजादे को दें, सब लोग चाय वाले को देते हैं और नरेंद्र मोदी एक तरफा जीतते हैं। इस इलेक्शन के अंदर बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है और कांग्रेस को 44 सीट मिलती है। ये बहुत बुरे तरीके से हार जाते हैं। जैसे ही बीजेपी जीतती है सबको क्लियर था कि पीएम नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं और नरेंद्र मोदी अब देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। नरेंद्र मोदी विल बी इंडियाज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अब मोदी जी 13 साल से गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे, वो लगातार काम कर रहे थे और उनको यही करना था जब वो देश के पीएम बनते हैं तो सबको लगता है एक्चुअली में अच्छे दिन आएंगे, चाय वाला जो है पीएम बना है और ये पूरी किस्मत पलट देगा सारे लोगों की। नरेंद्र मोदी की जब गवर्नमेंट आती है तो ये छोटे मोटे काम करते रहते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा जो काम करते हैं वो होता है 2016 के अंदर। 2016 में एक दिन आते हैं और कहते हैं कि आज से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो रहे हैं। मतलब इन्होंने डिमोनेटाइजेशन कर दिया एक दिन के अंदर। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। अब जैसे ही गवर्नमेंट ये करती है तुरंत कहती है कि हम ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बड़े आदमियों के पास जो कैश रखा हुआ है ये रखे रहते हैं, इनको गवर्नमेंट में मतलब देना पड़ेगा, ये बैंक में जमा करेंगे। देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ एंड जब ये बैंक में जमा करेंगे तो इनको टैक्स देना पड़ेगा, जिससे इंडिया की ग्रोथ होगी, इनका पैसा हमारे सामने आ जाएगा। जब इन्होंने ऐसा बोला लोगों को बहुत सही लगा, लोगों को लगा ये तो कमाल ही हो जाएगा, बड़े लोगों का पैसा अब गवर्नमेंट के पास टैक्स में जाएगा और हमारा देश तरक्की कर पाएगा। बट इस नोटबंदी में सारी चीजें उल्टा हो जाती हैं। बड़े आदमी तो अपना पैसा पता ही नहीं कहां से निकाल कर जमा कर देते हैं, किसी को पता भी नहीं लगता। एक्चुअली में गरीब लोग लाइन में लगते हैं अपने पैसे जमा करने के लिए। बैंकों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइन देखने को मिल रही है। गरीबों को लगता है उनके नोट नहीं चलने वाले हैं, तो इंडिया के अंदर जितने भी बैंक है वहां पे लाइन लगती है, इतनी लंबी लंबी लाइन लगती है कि लोगों के 8-8 घंटे में नंबर आ रहे थे। हालत तो ये हो गई थी कि पैसे निकालने के लिए एटीएम में भी लाइन लग गई थी एंड लोग इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि लोग अपनी जॉब वगैरह छोड़ के सिर्फ लाइन में लगे थे कि उनका पैसा चल जाए। जो गरीब थे बहुत ज्यादा, जिनके पास 500 रुपए बस थे, वो भी लाइन में लगे थे कि 500 रुपए भी मेरा बर्बाद ना हो जाए। मोदी जी जो ये चीज कह रहे थे कि यहाँ पे बड़े आदमियों का घाटा होगा, गरीबों का फायदा होगा, ये बैकफायर कर गया। गरीब कहने लग गए कि ये क्या है भाई, हमारा ही घाटा हो रहा है यहाँ पे। लोग इससे काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे नरेंद्र मोदी से कि यार ये गलत कर रहे हैं। और ये गुस्सा खत्म होता है इससे पहले 1 जुलाई 2017 को इन्होंने जीएसटी लॉन्च कर दिया। अब जीएसटी क्या था? जीएसटी का मतलब था गुड एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब जो भी आप गुड्स खरीदते हो उसमें आपको सर्विस टैक्स देना होगा। जैसे आपने बिस्किट खरीदी उसमें आपने 5% टैक्स दे दिया, तो क्या ही जा रहा है, गवर्नमेंट को लगा कि यार थोड़ा सा टैक्स ये देंगे, हमारे पास बहुत बड़ा टैक्स हो जाएगा और इससे इकोनॉमी ड्राइव होगी इंडिया की। तो लोगों को 1-2 दिन ये सही लगा था, बट ये जैसे अप्लाई होता है जीएसटी तो लोगों को समझ में आता है कि यार यहाँ पे भी गरीबों का ही घाटा हो रहा है।
बड़े आदमी जो 3 करोड़ की कार ले रहे थे, उनको अगर कार में टैक्स लग रहा है 4 करोड़ की मिल रही है तो वो ले रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दिक्कत गरीब को हो रही है जिसको 5 रुपए में 10 पार्ले जी की बिस्कुट मिल रही थी, टैक्स लगने के बाद उसको 5 रुपए की 6 ही पार्ले जी की बिस्कुट मिल रही हैं। अब उसकी इनकम 5 रुपए ही है, वो बिस्किट तो 5 की ही खा रहा है, लेकिन वो 10 की बजाय 6 बिस्किट खा पा रहा है जीएसटी के कारण। तो बीजेपी की गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट अच्छे काम करने जा रही थी, लेकिन दोनों काम इनको बैकफायर करते हैं, गरीबों को ही घाटा होता है। दोनों काम इन्होंने सोचे अच्छे थे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल खराब होती है, बड़े आदमियों का इसमें फायदा ही नजर आता है। अब ऐसे में 2019 आ गया था और 2019 में अगेन इलेक्शन होने थे, यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट गिर भी सकती थी, क्योंकि 2 बड़े डिसीजन इन्होंने जो लिए थे इनको बैकफायर कर गए थे। बट 2019 में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके बाद नरेंद्र मोदी की छवि एक अलग निकल के आती है, कल्ट बन जाते हैं, लोग इनको भगवान मानने लगते हैं। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। देखिए होता क्या है, 2019 में फरवरी के महीने में 14 फरवरी को पुलवामा के अंदर हमला हो जाता है, जहां पे हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। अब जब ये हमला हुआ तो पूरा इंडिया जो ये कह रहा था वी वांट जस्टिस, हम चाहते हैं कि इंडिया भी हमला करे, इंडिया मुंह तोड़ जवाब दे। अब इसके 12 दिन बाद 26 फरवरी को क्या होता है कि इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है पाकिस्तान के अंदर। इंडिया ने एयर स्ट्राइक कर दी थी और सारे आतंकवादी के जो ढांचे थे जहां से हमले हो रहे थे इनको मार गिराया था। अब ऐसा पहले भी हो चुका है, कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी कई बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान के ऊपर। बट बात ये थी कि इस बार जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो उसको जोड़ तोड़ के दिखाया जाता है और ऐसा बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी ने कराई है। पुलवामा के बाद जिस तरह से आपने एयर स्ट्राइक की, न्यूज तो वैसे भी बिक चुकी थी, तो न्यूज का यही कहना था कि ये सर्जिकल स्ट्राइक नरेंद्र मोदी ने कराई है। नरेंद्र मोदी के कारण आज पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हो पाई है। इस समय सोशल मीडिया बूम हो चुका था, जियो का बूम आ गया था, तो सोशल मीडिया में सिर्फ यही चल रहा था कि नरेंद्र मोदी के कारण आज हम बदला ले पाए। अब लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बन गया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो हैं ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी हैं अभी तक की, इनसे स्ट्रॉन्ग कभी भी लीडर नहीं आए हैं, डरते नहीं है किसी से भी, चाहे वो दंगे हो 2002 के, चाहे अभी सर्जिकल स्ट्राइक हो। और इसके बाद जब इलेक्शन हुए अगले 2 महीने में, अप्रैल के महीने में 2019 के अंदर, तो यहाँ बीजेपी को 303 सीट मिली। एक बार फिर से बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी दूसरी बार पीएम ऑफ इंडिया बन गए। पार्टी 300 से अधिक सीट जीतने वाली है और जीत चुकी है। अब देखिए इस इलेक्शन से पहले पुलवामा का इन्होंने जवाब दिया था, साथ में ये भी कह रहे थे कि इस इलेक्शन को अगर हम जीत जाएंगे तो हम 370 हटा देंगे। सबको लग रहा था कि ये मजाक कर रहे हैं, ओपोजिशन कह रहा था 370 कभी रिमूव नहीं हो सकता, आर्टिकल 370 वो लिख चुका है, वो रिमूव नहीं हो सकता है। और किसी को भरोसा नहीं था, बट लोग तो मान रहे थे कि 370 हटा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पुलवामा का जवाब दिया है, इसीलिए लोग इनको वोट देते हैं। मोदी गवर्नमेंट के जो डिसीजन गलत हुए थे 2019 में, उन्होंने ऐसी चीजें की जिसके बाद सारी हवा फैल गई कि बीजेपी ही है भाई सब कुछ। और एक्चुअली में बीजेपी ने बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनाई थी, पहली बार 300 के पार थी बीजेपी। वेल जब इनकी गवर्नमेंट बनती है तो लोग कहने लगते हैं भाई हटाओ अब 370, और इसके बाद बीजेपी कमाल कर देती है। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्टिकल 370 क्या है। एक्चुअली में बात क्या है कि आर्टिकल 370 जो है उसके हिसाब से बनाया गया था कि कश्मीर जो है उसका अलग फ्लैग होगा, अलग पीएम होगा। कश्मीर के अंदर कोई भी बाहर के जो इंडियन से जॉब नहीं ले सकते, कश्मीर के लोग ही वहां जॉब ले सकते हैं, वही लोग जमीन खरीद सकते हैं। इसका मतलब कश्मीर जो है आजादी के बाद इंडिया के साथ भले ही था, लेकिन दिक्कत ये थी कि कश्मीर अपना एक अलग देश बनाया हुआ था, जहां पीएम अलग था, फ्लैग अलग था, जॉब अलग थी, जमीन उन्हीं के देश के ले सकते थे। ये सारी चीजें 370 आर्टिकल में थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने रातों रात एक दिन 370 आर्टिकल रिमूव कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। इन्होंने कश्मीर को इंडिया का बना दिया, मतलब एक देश का एक झंडा रहेगा और एक पीएम रहेगा। एंड जैसे ही 370 आर्टिकल रिमूव करते हैं सभी लोग शॉक रह जाते हैं, क्योंकि किसी को पता भी नहीं था कि इतना बड़ा आर्टिकल कभी रिमूव भी हो सकता है। 5 अगस्त 2019 का दिन था, 370 आर्टिकल का बिल पास करा के इसको रिमूव करा दिया गया और पूरा इंडिया शॉक हो गया। was created in the state of Jammu and Kashmir as the Modi government implemented। देखिए 370 आर्टिकल जितना आसान मैंने बताया कि इसको रिमूव करा दिया गया, इतना आसान ये था नहीं। एक्चुअली में इसको रिमूव कराने में दंगे हो सकते थे। कश्मीर के अंदर तो बहुत ज्यादा ये सब फैलाया जा रहा था कि दंगे हो जाएंगे, मर्डर हो जाएंगे, गोलियां चल जाएंगी। बट नरेंद्र मोदी इसके बाद भी रिमूव कराते हैं और कुछ नहीं होता, शांति हो जाती है। एक्चुअली में इसके बाद नरेंद्र मोदी बताते हैं कि वो कितने कमाल के लीडर हैं। और 370 आर्टिकल आज तक का सबसे बेस्ट डिसीजन था। अगर आप देखोगे बीजेपी का वो सबसे बेस्ट काम था, उस काम के बदले वो बनता था 2019 इलेक्शन जीतना। इवन यही वो डिसीजन था जिसके बाद बहुत सारे लोग इंडिया में आज तक नरेंद्र मोदी को भगवान मानते हैं और कहते हैं कि अगर बीजेपी की सीट में आप कुत्ता भी लड़ाओगे तो बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त है, अंधविश्वास नहीं है।
हैं, हम भक्त हैं। एंड इसलिए 2020 के अंदर जब बिहार इलेक्शन होते हैं तो यहाँ पे बीजेपी को 74 सीट मिलती है, जो बहुत ही ज्यादा थी इनके 2015 वाले इलेक्शन से। कारण यही था कि अब लोग मानने लग गए थे कि बीजेपी को हम वोट दे रहे हैं, इसका मतलब हम नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। और नरेंद्र मोदी बहुत ट्रस्टेड आदमी बन गए थे। मोदी लहर आ चुकी थी, छोटे से छोटे एमपीज हों, विधायक हों, सीएम हो, ये मोदी के कारण बन रहे थे, क्योंकि मोदी को लोग वोट दे रहे हैं ये समझ के लोग वोट दे रहे थे बीजेपी को लगातार। ये वो समय था जब बीजेपी बूम हो गई, पूरी इंडिया में कांग्रेस का सफाया हो गया और बीजेपी ही बीजेपी हो गई। हाँ, मोदी जी ने 370 रिमूव किया था, अच्छा काम किया था, ये बहुत अच्छे लीडर थे उस समय। इन्होंने एक्चुअली में काम करके दिखाया जो इन्होंने वादा किया। बट बात यही थी कि आप इतने अंधभक्त नहीं बन सकते हो कि आप कह दो कि कुत्ता भी लड़ेगा किसी सीट से तो हम जिता देंगे बीजेपी को। आप इतने अंधभक्त नहीं बन सकते कि कोई भी पार्टी अगर एक अच्छा काम कर दे तो उसके बाद वो खराब भी करेगा तो आप उनको भगवान मानने लग जाओगे। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। बट ऐसा हो रहा था, लोग मानने लग गए थे। आज भी लोग नरेंद्र मोदी को भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं और कहते हैं कि हम उनको ही जिताएंगे, वो हमारे भगवान है। That's dedicated to Prime Minister Narendra Modi. The temple in Kotaria village near Rajkot is और इसी का फायदा मोदी जी फिर उठाते भी हैं। बाद में अनएम्प्लॉयमेंट पीक में जाने लगता है, नेपोटिज्म पॉलिटिक्स के अंदर पीक में जाने लगता है, इस पर कोई एक्शन कोई लेता ही नहीं है। बाद में सीए और एनआरसी जैसे एक्ट लाए गए और इसके बाद मुस्लिम कहने लग गए कि मोदी जी जो हैं मुस्लिम के साथ तो हमेशा गलत करते आए हैं। बाद में पेपर लीक्स होने लग गए 2021-2022 के बाद, तो और ज्यादा अब स्टूडेंट भड़कने लग गए मोदी जी के ऊपर। देखिए 2019 में बीजेपी को सभी लोग सपोर्ट कर रहे थे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, स्टूडेंट हो, अंकल्स हो, कोई भी हो। बट 2024 तक हालत ही हो जाती है कि जो अंकल सपोर्ट करने लग गए थे बीजेपी को, कहने लग गए थे कि नरेंद्र मोदी भगवान है, ये तो सपोर्ट कर ही रहे थे। बट बात ये थी कि मुस्लिम अभी बीजेपी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करने लग गए, क्योंकि मुस्लिम के खिलाफ कुछ रूल लाए गए और लोगों को भी ऐसा लगने लगा कि यार ये मुस्लिम के नहीं हिंदू लीडर हैं। साथ में स्टूडेंटों का अलग ग्रुप बन गया। स्टूडेंट भी अभी बीजेपी की गवर्नमेंट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि पूरे पेपर लीक इनकी गवर्नमेंट के टाइम होने लग गए। दिक्कत यही हो गई कि स्टूडेंट कहने लगे कि बीजेपी पैसों के लिए ध्यान ही नहीं देती है पेपर्स पे, स्टूडेंट्स में। स्टूडेंट बहुत प्रोटेस्ट करने लग गए इस पर्टिकुलर टाइम पे। स्टूडेंट बिल्कुल विरोधी बन गए थे बीजेपी का। उनका कारण यही था कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं 5-5 साल और किसी को मतलब ही नहीं है, गवर्नमेंट पेपर तक लीक करवा दे रही है। देखिए होता क्या है, जब भी इलेक्शन होते हैं तो एक तबका रहता है जिसका पक्का रहता है कि हम इस पार्टी को वोट देने वाले हैं। ऐसे इलेक्शन में एक और तबका रहता है जिसका ये भी पक्का रहता है कि हम ओपोजिशन को वोट देने वाले हैं, इनका फिक्स है। बट एक्चुअली में जो गवर्नमेंट पलटती है ये अलग तबके से पलटती है। मतलब एक तबका ये भी रहता है जो किसी भी गवर्नमेंट को वोट दे सकता है। ये वोट देते हैं हवा के हिसाब से कि हवा किस तरीके की चल रही है, राहुल गांधी की या फिर नरेंद्र मोदी की जैसी हवा चल रही है वैसे वोट देने लग जाते हैं। और माहौल ही बनाने के लिए गवर्नमेंट जो है, जो भी गवर्नमेंट रूल में आती है, सारी मीडिया को खरीद लेती है ताकि इनका ही माहौल बना रहे, तो ये तबका भी उनको ही वोट दे दे और वही जीत जाए लगातार। एंड ऐसे में बीजेपी ने सारे मीडिया चैनल तो खरीद लिए थे। बाद में बीजेपी क्या करता है कि एनडीटीवी को भी खरीद लेते हैं, क्योंकि अडानी एनडीटीवी का ओनर बन जाते हैं। एनडीटीवी जिसमें रवीश कुमार लगातार गवर्नमेंट की बुराई कर रहे थे, इसको भी अडानी ने जैसे ही खरीदा, रवीश कुमार ने एनडीटीवी छोड़ दी और इंडिपेंडेंट ये जर्नलिज्म करने लग गए। तो 2024 में एक तबका था जो इनको अपोज कर रहा था, एक इनका सपोर्ट कर रहा था, और एक तबका जो हवा देखने के लिए बैठा था, जैसी हवा होगी वैसे ही वोट देंगे। और हवा बनाने के लिए नरेंद्र मोदी इस बार क्या करते हैं कि ये करते हैं राम मंदिर का जीर्णोद्धार। देखिए 2024 में इलेक्शन होने थे सेंट्रल के, इलेक्शन से पहले राम मंदिर का इनॉग्रेशन कराया जाता है, जबकि राम मंदिर अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी राम मंदिर का इनॉग्रेशन इसलिए कराते हैं कि एक बार फिर से पूरे देश के हिंदुओं को लगेगा कि इन्होंने राम मंदिर बनवाया है तो इनको वोट मिलेंगे। हवा पूरी नरेंद्र मोदी की चल जाएगी और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट फिर से आ जाएगी इलेक्शन में। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि इलेक्शन से पहले राम मंदिर कंप्लीट भी नहीं था, इसके बाद भी इनॉग्रेट करा दिया राम मंदिर को। कमाल बात तो ये थी कि राम मंदिर का केस किसी और ने लड़ा था, राम मंदिर बनाने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, राम मंदिर बनाने के पैसे सारे देशवासियों ने दिए थे। राम मंदिर के लिए एल के आडवाणी ने 1990s में रैली निकाली थी, नरेंद्र मोदी का कोई रोल ही नहीं था राम मंदिर के अंदर। इसके बाद भी नरेंद्र मोदी राम मंदिर का जीर्णोद्धार करते हैं, यहाँ पे आते हैं इनॉग्रेट करने के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपना चेहरा फ्रंट बनाना चाहते थे। कारण साफ था कि अगर ये मेन फेस बन जाएंगे यहाँ का तो इसके बाद लोग इनको वोट देंगे, सारे हिंदू देश के वोट देंगे इनको। और इन्होंने जब ऐसा किया तो इनको लगने भी लगा कि ऐसा ही होगा, आपकी सारे लोग इनको वोट देंगे, क्योंकि पूरे मीडिया चैनल यही दिखा रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने ही राम मंदिर बनवा दिया जो इतने साल से फंसा था। वेल इलेक्शन के टाइम 400 की हवा भरी जाती है कि 400 सीट इस बार बीजेपी को मिलने वाली है, राम मंदिर भी बन गया है। अब तो 370 तो बहुत पहले हटी थी, अभी तो राम मंदिर बन चुका है, तो अभी ये जीतेंगे ही। न्यूज चैनल तो 400 पार का एग्जिट पोल तक दिखा देते हैं, जबकि एग्जिट पोल में पता लग जाता है कि कितनी सीट मिलने वाली है, इसके बाद भी 400 के पार के एग्जिट पोल दिखा दिए गए। बट 2024 में जब इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी को 240 सीट ही मिलती है, मतलब कुछ इनको 400 वगैरह सीट नहीं मिलती, इनकी गवर्नमेंट तक नहीं बनती है पूर्ण बहुमत की। हालांकि बाद में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, सब लोग इनसे मिल जाते हैं, एकनाथ शिंदे, और इनकी गवर्नमेंट 293 सीट के साथ बन जाती है।
तीसरी बार एक बार फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब देखिए, नरेंद्र मोदी भले पीएम बन गए थे, लेकिन ये 2019 जैसे नहीं था। उस समय इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। उस समय इन्होंने एक्चुअली में काम किया था। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे 370 हटाना हो, ये बहुत बड़े काम थे जो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाए थे। बट 2024 तक अनएम्प्लॉयमेंट हर एक चीज पीक में थी और ये कहने लगे कि राम मंदिर हमने बनवाया, इसलिए लोग इनका विरोध भी कर रहे थे और इनकी सीट बहुत ज्यादा गिरी भी। आज यही रीजन है कि 2019 के बाद जब काम नहीं हुए तो लोग इनका विरोध कर रहे हैं। आज इनकी सीट जो है 400 पार तो छोड़ो, पूरी मिलाने के बाद भी 300 नहीं हो पा रही हैं। आज ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में राहुल गांधी भी पीएम बन सकते हैं, क्योंकि अभी बीजेपी काम नहीं कर रही है। बाकी उस समय जब ये कर रहे थे तो ये जीत भी रहे थे। एक्चुअली बीजेपी अगेन भी जीत सकती है, वोट बढ़ा सकती है। बस 2 करोड़ नौकरी जो लोगों को चाहिए दे दें, जो थोड़ी बहुत काम है कर दें, बट ये सारी चीजें कर ही नहीं रहे। वैसे ये थी अभी तक की नरेंद्र मोदी जी की स्टोरी, किस तरीके से इनका जन्म हुआ, बड़े हुए, सीएम बने, उसके बाद पीएम बने और इंडिया के सबसे बड़ी गद्दी में जाके बैठ गए। आपको ऐसी वीडियो और किस पर्सन पे चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए, मैं जरूर बनाऊंगा उस पर्सन के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अगले 2 महीने में मोदी गवर्नमेंट कैसे कर सकती है उसकी वीडियो ये रही, जरूर से देखिएगा।